ग्राउंड रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र इंतखाबात, पहली नज़र पहला पड़ाव ही बनते हैं और इन्हीं इंतखाबात का चौथा मरहला डीडीसी के इंतखाबात। और डीडीसी के इंतखाबात में वही सूरत जो पिछले इंतखाबात 3 फेजेज़ में देखने को मिली और चौथे फेज़ में भी सूरत वही। नॉर्थ कश्मीर में अच्छी खासी पोलिंग और साउथ कश्मीर में कुछ पोलिंग, कुछ रुकावट, कुछ दूरियां और रुकावट और दूरियों के बीच में पुलवामा में फिर एक बार सबकी नजरें हैं कि पुलवामा में क्या सूरत निकल के आती है। पिछले इंतखाबात, पिछले फेज में 6% की पोलिंग और पिछले इंतखाबात में नाम बड़ा नहीं था, लेकिन आज के इंतखाबात में, आज के फेज में नाम बड़ा भी है। वहीद रहमान पर्रा जो पुलवामा के ब्लॉक से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और पुलवामा में बड़े बड़े दिग्गज हैं, बड़े बड़े लीडरान हैं अब के इंतखाबात में। और इनकी अब की बार जहां साउथ कश्मीर के जो कैंपेनर्स हैं, जो उम्मीदवार मैदान में, उनका अक्सर का इल्ज़ाम था कि उन्हें कैंपेनिंग करने का मौका नहीं दिया गया इंतज़ामिया की तरफ से। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उन्हें अपने इलाकों में जाने नहीं दिया गया और उस सारे के बीच में उन्होंने अपने कितने वोटर्स को कन्वीनियंस किया होगा, कितनी कैंपेन की गई होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज के दिन पे साउथ कश्मीर में किस तरह की झलक थी, किस तरह के मंजर थे। अनंतनाग में फिदा हुसैन थे, इरशाद पुलवामा शोपिया में थे और उसके साथ साथ हमारे बाकी रिपोर्टर्स जो हैं ग्राउंड पे थे। सईद तजम्मुल भी पुलवामा के साथ साथ के इलाकों में था, वहां पे क्या सूरत थी। और मैं खुद नॉर्थ कश्मीर के इलाकों पे नजर रखे हुए था। तो सबसे पहले फिदा हुसैन अनंतनाग में है, उनका देखते हैं। उसके साथ साथ हमारे इरशाद रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं क्या इलाके में, और उसके साथ साथ साउथ कश्मीर के इलाकों में क्या खबर रही वो हम बताएंगे। और हम जमशेद के पास राजौरी भी चलेंगे, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले साउथ कश्मीर। आजकल लोग इसलिए वोट डाल रहे काम के लिए, डेवलपमेंट के लिए बाहर निकलते हैं आज सब लोग वोट के लिए यहाँ। बाकी क्या, बाकी काम। तो आपका मानना है कि जो ये वोटिंग हो रही है खाली डेवलपमेंट के लिए वोट हो रही है? हाँ, और किसी चीज के लिए? बस किसी के चीज के लिए खाली लोगों ने चुना, ये आदमी सही था, ये हमारे काम करेंगे, इसलिए सब लोग आए वोट डालने के लिए यहाँ। मुलाजमत कत कर मुलाजमत गई वारिया कर, मगर तोत गोस गामच कह बहाली कर। ज्यादा मसल आबुक, क्या आबुक ज्यादा, आब बिल्कुल कहीं वो कम ज्यादा, यह खराब, यह वतन नाला नाल मज आब खसान वोट त्रो अम सब गाम भलाई खतर, बाकी नुन कह गामस मज काम गसने ड्रेन गसने, ट्रांसफार्म ज्यादा आबुक मसल, क्या लेन ड्रेन बंड अवे वोटान त्रावन तवे त्रो वनस वोट। बाकी दरअसल ये बात है कि कश्मीर ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है, खासकर हमारे कुलगाम ने और इसमें खासकर बुगाम ने बहुत कुछ तकलीफ़ें झेली हैं लोगों ने। आज पहली बार उन्हें समझ आया है कि तकलीफ़ें दूर करने का एक छोटा सा रास्ता उन्हें दिखाई दिया है आज डीडीसी के इंतखाबात के सिलसिले में। इसलिए उन्होंने तहैया कर लिया कि आज वो भरपूर शिरकत कर लेंगे और वोट देकर अपने मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश कर लेंगे ताकि बुगाम और पूरा इलाका तरक्की की राह पर गामजन हो। यही वजह है। मुनासिब अरेंजमेंट रखा है, कोविड का प्रोटोकॉल भी है और सिक्योरिटी का भी अच्छी तरह से बंदोबस्त है। और
बहुत सी जगहों पे वोट भी हो रहा है, किसी जगह स्लो हो रहा है, किसी जगह सपोर्टिंग भी हो रहा है, और ईएलबीज में भी आपने देखा काफ़ी पार्टिसिपेशन हो रही है। साउथ कश्मीर के इलाकों में हमारे रिपोर्टर्स ने क्या देखा, लोगों से बात की, वो अब तक हमने पहुंचाई, वहां की इंतजामिया से हमने बात की, हमारे रिपोर्टर्स ने बात की, वो क्या पहुंचाई, वो क्या बता रहे थे, इंतजामिया ने किस तरह से, जिस तरह हमने पुलवामा के एसएसपी से भी बात की थी हमारे रिपोर्टर्स ने, और वहां पे उन्होंने क्या बताया था, एसपी अवंतीपुरा से भी बात की थी, उन्होंने क्या बताया, किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे, और कुछ वोटरान के दिलों में डर भी था, कई जगहों पर डर की बात भी थी, उस पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किस तरह के थे। लेकिन नॉर्थ कश्मीर की भी हम आपको खबर करेंगे। नॉर्थ कश्मीर में हमने वोटिंग भी देखी, अच्छी खासी वोटिंग, और नॉर्थ कश्मीर में क्या सिचुएशन लेंगे उससे पहले जम्मू के बारे में आपको बताते चलें। जम्मू अब की बार ये इन इंतखाबात में, डीडीसी इंतखाबात में पोल परसेंटेज को लेके हाई रहा है। कश्तवाड़ हो तो हाई रहा है, पुंछ राजौरी हो बहुत हाई रहा है, जम्मू खुद हाई रहा है, और सांबा के साथ साथ बाकी वाले इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके एक्चुअल जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे लेके इंटरनेशनल बॉर्डर तक की सूरत इस सारे इंतखाबात में हाई परसेंटेज के साथ देखने को मिली। और हम सबसे पहले अब चलते हैं राजौरी के इलाके में। जमशेद मलिक वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल पर नजर रखे हुए थे, और जमशेद मलिक चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार नजर रखते हैं, आज इंतखाबी मार्के को लेकर वहां पे नजर रखी। तो जमशेद आपको बताते हैं कि उसके इलाके में किस तरह की सूरत रही। रात के चौथे मरहले में आज राजौरी पुंछ में 4 ब्लॉक में वोटिंग होने जा रही थी, और इंतजामिया ने आज जरूर राहत की सांस राजौरी पुंछ में ली होगी, क्योंकि आज 2 ब्लॉक ऐसे थे जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक थे, जिनमें पुंछ के नंगाली ब्लॉक था, जिसके कई इलाके ऐसे हैं जो पिछले कई अरसा से दोनों अफवाज के दरमियान होने वाली गोलाबारी का शिकार हो रहे हैं, जिसमें शाहपुर किरनी कस्बा सेक्टर थे जहाँ आज वोटिंग होने जा रही थी। हालांकि इन इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हो रहा है। वहीं राजौरी के मंजाकोट में भी आज वोटिंग पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुई, और इस तरह कुल मिलाकर राजौरी और पुंछ में चौथे मरहले की वोटिंग जो आज पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि लोगों में जोश देखने को मिला, क्योंकि अगर राजौरी की बात करें तो राजौरी के मंजाकोट इलाके में एक बड़ी शख्सियत, सियासी शख्सियत जो साबका वजीर रहे हैं, उनकी तकदीर का फैसला भी आज लोगों ने कर दिया। और दूसरी बड़ी बात यह रही कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह हालात पिछले कुछ दिनों से बने हुए थे, आज पुरसुकून रहा और पूरी तरीके से पुरअमन तरीके से आज की वोटिंग मुकम्मल हुई। इस तरह चौथे मरहले की वोटिंग भी राजौरी पुंछ में पुरअमन तरीके से आज मुकम्मल हुई। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़। जमशेद मलिक राजौरी से हमें अपडेट कर रहे थे क्या रही सूरत वहां पे। लेकिन कश्मीर में हमने जब साउथ कश्मीर की बात की तो कुछ छुटपुट वाक़ात भी देखने को मिले। स्टोन पेल्टिंग का एक वाक़ा भी साउथ कश्मीर में पेश आया। बताया जाता है कि कुलगाम शोपियां में स्टोन पेल्टिंग का एक वाक़ा पेश आया है। उसके साथ साथ कहीं कहीं कुछ मामूली से वाक़ा जो हैं वो भी आज रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन ओवरऑल हम जब नॉर्थ कश्मीर की खबर करते हैं तो इंतखाबात की करते हैं तो नॉर्थ कश्मीर भी सारे फर्स्ट रहता है। और नॉर्थ कश्मीर में एज प्रैक्टिस एज यूजुअल अच्छी खासी पोलिंग देखने को मिलती है। और नॉर्थ कश्मीर में हमने भी देखा साउथ कश्मीर के बजाय नॉर्थ कश्मीर में ज़्यादा तादाद उन लोगों की भी थी जो साउथ कश्मीर के लिए से लेके नॉर्थ कश्मीर तक सभी मामलात पर तो नजर रखते थे। लेकिन उम्मीदवारों पर कई जगहों पर सवाल हुए। नॉर्थ कश्मीर में यह भी बताया गया कि बड़ी तादाद में उम्मीदवार जो मैदान में उतरे हैं, कुछ बेरोजगारी के मारे हुए हैं, कुछ बड़ा लीडर बनने चाहते हैं, कुछ जुबान पे खंजर चलाने वाले हैं और कुछ वो हैं जिनका पास रिकॉर्ड क्रिमिनल भी है। ड्रग माफिया के लोग भी नॉर्थ कश्मीर में बड़ी तादाद में इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पर तोल चुके हैं, फार्म भर चुके हैं। इंतजामिया खामोश वहां पे तमाशाई बनी हुई है। उन्हें भी इन इंतखाबात में इजाजत दी गई है, उन लोगों को भी जिनके बारे में लोगों को अच्छी राय नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर से लोगों को नजर थी शायद इनको इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन फुर्सत कहां थी इलेक्शन कमिश्नर के पास, इलेक्शन ऑफिस के पास कि वो इनका पास रिकॉर्ड कहीं ट्रैक करता, कहीं छानबीन करता ताकि उन लोगों को इजाजत ना मिल पाती। लेकिन फिर भी जमहूरियत में हर किसी को इजाजत है। कहते हैं कि जब फूलन देवी को मिल गई तो ड्रग माफिया वालों को क्यों नहीं मिलेगी इजाजत। लेकिन जमहूरियत में सब कुछ चलता है और जमहूरियत के इसी मामले में इंतखाबात और इन्हीं इंतखाबात के बीच में सैयद तजम्मुल से भी हम बात करेंगे। लेकिन एक झलक नॉर्थ कश्मीर की भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से सिचुएशन रही आज नॉर्थ कश्मीर में।
हमें अपने मसाइल ग्राउंड पे देखने हैं, उनका इजाला कराना है, क्योंकि आप देखिए जो भी पंच सरपंच साहिबान हमारे यहाँ लोकल लेवल पे हैं, तो आधे लोग तो खुश हैं, आधे काम से खुश हैं, आधे नाराज़ है। अब इस चीज़ की ज़रूरत थी कि कोई ऐसा काउंसिल में बैठे जो इस सब पे नज़र रखे, और अब जो आज ये वोटिंग जो हो रही है इसमें यूथ भी, औरतें भी, सब वोट कास्ट कर रहे हैं। मे गई तकरीबन वनस 30 वरी वोट त्रावान, मगर आज नबर नेरान वोट अंदर नेरान कि यह पेपर कोर सुबह 7 बजे पे आमुद योर 7 बजे वन दिवान वोट त्रावन कि दप अंदर तब तुंद नसन ये कि यह कर्म फ्रॉड कि यह पेपर कर्म गब इसलिए मेहरबानी क्या नाव अली कमिश्नर साहबस और वन गवर्नर साहबस यह गलत ग सान खत यह जुल्म। चौथा मरहला इंतखाबात का, और इन इंतखाबात में बहुत कुछ हमने हट के भी देखा। कुछ जगहों पे अच्छी खासी पोलिंग, कुछ जगहों पे पोलिंग के दौरान इंतजार वोटर का भी। ये सब कुछ नॉर्थ से लेके साउथ कश्मीर तक, सेंट्रल कश्मीर तक, और जहां नॉर्थ कश्मीर एक बार फिर आज माना जा सकता है कि अच्छी खासी वोट परसेंटेज होगी, वहीं साउथ कश्मीर में फिर पुलवामा पे नजर, जहां पिछली बार 6% हुई थी, आज क्या रहती है। पुलवामा आज हॉटबेड इसलिए भी माना जाता है क्योंकि पुलवामा में वहीदुर रहमान पर्रा भी जो NIA की गिरफ्त में है, उनका इंतखाब भी आज है, और उनके इंतखाब पे कुछ कहते हैं सिंपति वोट भी मिलेगा, कुछ कहते हैं कि नहीं पता कटने वाला है। ये सब कुछ आज के, लेकिन सही तजमुल मेरे साथी इस सारे मामले पे नजर रखे हुए थे, ग्राउंड पे जगह जगह जा रहे थे, तजमुल से जानते हैं। तजमुल आप सब कुछ देख के आए, अब शाम का वक्त भी है, क्या कुछ देखा आपने आज दिन भर? देखिए सनम, जब आप इंतखाबात की बात करें, ये इंतखाबात कदर मुख्तलिफ थे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस PTP नहीं था, बल्कि NC और PTP इकट्ठा हुआ। उसके बाद वोटरान के मन में क्या था इन पार्टियों के लिए, क्या इन पार्टियों ने वाकई गुज़श्ता 20-30 बरसों में अवामी तवक्कुआत पर उतरे या नहीं, तामीर और तरक्की के क्या साथ साथ सियासी मंजरनामे पे क्या तब्दीलियाँ आई। लेकिन उसके बाद जब आपने वहीदुर रहमान पारा की बात की, वाकई जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने भी दौरा किया, पहले उन्हें इजाज़त नहीं थी, उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि हमें उनकी सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल देखना है। उसके बाद बिलाखिर वो नायर पुलवामा पहुंच गई, जहां उन्होंने उनके अफराद खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। वहीदुर रहमान पारा जम्मू कश्मीर में यूथ एम्बेसडर के तौर पर माने जाते थे, और यूथ कन्वेंशन आपको याद होगा कि साबिक मरकजी वज़ीर दाखिला जब राजनाथ सिंह गवर्नमेंट में यहाँ आए थे तो उन्होंने एक कनक्लेव, स्पोर्ट्स कनक्लेव किया था। उसके बाद शायद लगा था कि इनकी नज़दीकियाँ जो है मुफ्ती ख़ानदान के साथ ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद कौमी तहक़ीक़ाती ब्यूरो ने जब इंकशाफ किया कि उनके कई लिंक्स है, उसके बाद गिरफ्तारी के बाद अब उनका इलेक्शन प्रचार नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें कबल अज़ वक्त गिरफ्तार किया गया। उसके बाद गुलाम मोहिद्दीन मीर जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ पर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि NIA पे सवाल किया कि अगर गिरफ्तार करना था तो महीना पहले कर सकते थे, अगर गिरफ्तार करना था तो महीने के बाद भी किया जा सकता था। खूबसूरती ये थी जमहूरियत की, सब लोग इस इलेक्शन के दंगल में आते। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि शायद कुछ हमदर्दियाँ वो हासिल कर पाएंगे, इस वक्त अरेस्ट हैं, गिरफ्तार हैं, और उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात आयद किए गए उनको कितना दुरुस्त पाते हैं। लेकिन लोगों ने पुलवामा, मैंने देखा कि तकरीबन 1600-1700 के आसपास उस इलाके में वोट पड़ा। क्या ये गुपकार अलायंस के मुश्तरका उम्मीदवार वहीदुर रहमान पारा के लिए पड़ा या दूसरे उम्मीदवारों के लिए पड़ा? यहाँ अपनी पार्टी का भी मजबूत उम्मीदवार है, यहाँ पर BJP का भी है, आज़ाद तबीयत और आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ पर हैं, देखना पड़ेगा। लेकिन जो भी है वहीदुर रहमान पारा के लिए और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी गुपकार अलायंस के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इम्तहान है कि वो इस इम्तहान को किस तरह से जीत पाते हैं। एक जो बात हम आपसे जानना चाहेंगे, हमने अच्छी खासी परसेंटेज वोटों की फेज़ 3 में देखी, फेज़ 4 में कई जगहों पे हमने बूथ खाली भी देखे। क्या लगता है ये सिचुएशन में चेंज कैसे आ गया? देखिए, साउथ कश्मीर में ये अबस होगा, आप तवक्कुआत इतनी करें कि लोग बड़ी तादाद में घरों से बाहर आएँ, क्योंकि बीते 2-3 साल यहाँ पर सिक्योरिटी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब रहे, और कहीं ना कहीं शोपियान और आसपास के इलाकों में, ख़ासकर शोपियान, कुलगाम, अवंतीपोरा, त्राल और आसपास के इलाकों में हमने देखा कि कई बार इनकाउंटर्स जो हैं उसमें 4, 6, 8 मिलिटेंट भी मारे गए, और जिसके बाद इन इलाकों में वोट की तवक्को करना और वोट बड़ी तादाद में आप हासिल करना, वो भी मुझे लगता है कि एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन जितना भी था, आपने देखा कि 2 तरह की तस्वीरें थी। एक तस्वीरें थी कि आप वोटरान का इंतजार करते रहे, दूसरी तस्वीर थी कि वोटरान जो थे बड़ी तादाद में आए और कई बार रुकना भी पड़ा वोटरान को अपनी लंबी लंबी कतारों में। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में सियासी मौसम और सूरत हाल का मुशाहिदा आसान नहीं लगाना होगा कि इन हालात में आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीदवारों की सिक्योरिटी का मामला था, कल शिवसेना ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने स्टे अवे का नारा दिया, बाइकआउट किया, क्योंकि उनके उम्मीदवारों को भी सिक्योरिटी मुनासिब माकूल नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें प्रोटेक्शन या
गाड़ियां वगैरह नहीं मिली। मुझे लगता है जो भी हुआ चौथे मरहले में जिस तरह से हमने आज तस्वीरें देखी, अगले मरहले के लिए शायद तस्वीरें मुख्तलिफ होंगी। अगले मरहले के लिए तजम्मुल कहते हैं तस्वीरें मुख्तलिफ होंगी। हमने हालात को कई और तरह से भी देखा इन इंतखाबात के दौरान। हमने ये भी देखा कि जुबान का वो कह सकते कि जुबान को काटने का भी, जुबान को ख़त्म करने का भी एक हमने देखा ऐरा गैरा नथु खैरा भी जिन पे इल्ज़ाम लगाया वो भी इंतखाबात में उतरा। ओवरऑल अच्छे भी बहुत से लोग थे जो इन इंतखाबात में, क्या वोटर ने अब की बार जो इन इंतखाबात में सियासत को देखा, हालात को देखा, कैंडिडेट को देखा, किस तरह से आपका रुझान लगता है? देखिए कैंडिडेट आपके पास कम ऑप्शंस हुआ करते थे जब आप असेंबली, क्योंकि डीडीसी चुनाव आप बेंगलुरु में कराएं, आप महाराष्ट्र में कराएं, वहां पर 3 टायर का सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर 140 उम्मीदवार जब जीत के आएंगे तो उसके बाद उनके लिए सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, एकोमोडेशन, बाकी चीज़ें फराहम करना, मुझे लगता है इसलिए पॉपुलर गवर्नमेंट ने इन इंतखाबात को कराने में दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया। लेकिन जिस तरह से आपने उम्मीदवारों की गैर शाइस्ता अल्फाज जुबान का इस्तेमाल किया गया, कुछ सियासत से नाबलद थे, कुछ लोग शायद घर से तैयारी करके निकले थे हम डीडीसी बन जाएंगे, कुछ लोग बेरोजगारी के मारामारी में इंतखाबात में आए थे, कुछ लोग सियासी बुलंदियों को छूना चाहते थे, कुछ लोग सियासी घरानों से ताल्लुक रखते थे। खवातीन को आपने देखा, पढ़ी लिखी खवातीन, हालांकि कुछ लोग जो हैं जो तालीमी बालिगान स्कूल तक भी उन्होंने एंटर नहीं किया, वो भी इंतखाबी अखाड़े में थे। और उनका जो सोशल मीडिया, हालांकि टेलीविजन चैनलों पर उनकी कवरेज कम आई, लेकिन सोशल मीडिया पर आपने देखा कि उनकी जुबान जो थी वो किस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करते थे। मुझे लगा कि डीडीसी चुनाव में अब की बार वोटरों ने पानी, बिजली, सड़क, सेहत, तालीम और बुनियादी मसाइल के हवाले से ही वोट दिया। जिस तरह से गुपकार अलायंस पर निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के इन अल्फाजों का इस्तेमाल किस तरह से हुआ। बाद में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गुपकार गैंग हम नहीं, लेकिन गुपकार गैंग वो हैं जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े अलग अलग किए। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा, महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि अगर एंटी नेशनल पार्टी कोई है, जिस तरह से पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह इफ्तिखार देने की कोशिश की गई थी, उन्होंने कहा नहीं, ये वो पार्टियां हैं जो मरकज में इस वक्त इक़्तिदार में है। ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है कि उम्मीदवारों की भरमार थी, लेकिन उम्मीदवार, सही उम्मीदवार अगर जीत के आए तो तवक्कुआत पे खड़ा उतरना भी उतना आसान नहीं होगा। तवक्कुआत पे खड़ा उतरना आसान नहीं होगा। तवक्कुआत, आपने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से बड़ी तवक्कुआएं हैं। एक पुरानी तंजीम है जिसका रूट है, लेकिन जो स्टार कैंपेनर्स थे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, वो खामोश रहे। लोगों में खदशात थे, तरह तरह के खामोश खदशात। कुछ कहते हैं क्रिकेट स्कैंडल था और क्रिकेट स्कैंडल की वजह से इनको प्रेशर था। कुछ कहते हैं कि ये बातचीत करके आ चुके थे, क्योंकि 370 पे वो यहाँ बात करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में लोग कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं फारूक अब्दुल्ला, हुसैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन, 3 में से किसी ने बात नहीं की। आज भी उन पर सवाल है, आज भी उन पर इल्ज़ाम लगाया गया, क्योंकि खामोशी कहीं न कहीं किसी तरह से प्रेशर थी। क्या थी, क्या माने खैज खामोशी थी? देखिए सनम जी, जब आप अपने लिए इंतखाब लड़ते हैं, अपनी पार्टी के लिए इंतखाब लड़ते हैं, जब पार्लियामेंट की टिकट होती है तो जोश व खरोश बहुत ज़्यादा होता है। जिन अफराद का आपने जिक्र किया, असेंबली का होता तो मुझे लगता है कि इसका टेम्पो बहुत हाई हो जाता, क्योंकि श्रीनगर में बेस कैंप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, फारूक साहब का आपने जिक्र किया, उमर साहब का जिक्र किया, यहाँ बाई इलेक्शन थे, उसके लिए उन्होंने तैयारियां की थी। सलमान अली सागर उनके पास फ्रंट रनर, सबसे बेहतर उम्मीदवार थे, मैदान में उतारा, उसके लिए डोर टू डोर कंपेन नासिर असलम वानी और बाकी लीडरान ने किया। लेकिन जब आप इन इंतखाबात की बात करें, महबूबा मुफ्ती भी ज़्यादा बाहर नहीं आए, हालांकि उन्हें कई बार रुकावटों का भी सामना करना पड़ा। उनका मरकज़ साउथ था, और सेंट्रल कश्मीर में जब आप बात करते हैं तो कोशिश की गई थी कि यहाँ पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में अलायंस जो है वो मजबूत तरीके से रहे। आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं लिया। सजाद लोन जो हैं हंदवाड़ा और उसके आसपास के इलाकों में खीमाजन थे और वोटरान को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश की। बड़ी बड़ी जोशीली तकरीरें भी हमने वहाँ पर देखी। लेकिन ओवरऑल जब आप इन इंतखाबात को देखते हैं तो एक मलाल भी था, एक परेशानी भी थी, एक एहसास भी था, एक घुटन भी थी, एक ऐसा माहौल जिसमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला स्टार कैंपेनर के तौर पर जाते तो लोग कहाँ थे, किस जगह पे वो जाते चुनावी जलसे में तकरीर करने। मुजफ्फर बेग की डेवलपमेंट अलग हुई और उन्होंने अलग से इंतखाब लड़ा, उसके बाद उनकी तरफ से उनकी अहलिया मैदान में थी। मुझे लगता है कि अगर बड़ा चुनाव होता तो बड़े उम्मीदवार पास पास में दिखते। ये छोटा चुनाव था और ये परसेप्शन देने की कोशिश की। एक सवाल जो है आजकल यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो गुपकार अलायंस बना, ये हालात की मार को या हालात को देखते हुए बना, मजबूरी में बना, और इसे कुछ लोग बड़ा चुनाव भी मान रहे हैं। क्या वाकई में ये गुपकार अलायंस फिर गुपकार अलायंस को बड़ा नहीं माना जा सकता? देखिए, गुपकार अलायंस एक मजबूरी की हालत में बना। जब डिटेंशन से लीडर बाहर आए, जब तक फारूक साहब, उमर साहब और बाकी लोग बाहर आए, उन्होंने पहली बात कही कि जब तक महबूबा मुफ्ती बाहर नहीं आती हम कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। जो ही महबूबा मुफ्ती बाहर आई तो इसमें हरारत पैदा हुई इंतखाब में। उसके बाद मीटिंगें हुई, हालांकि वाइट पेपर अभी तक नहीं आया, जिनके सजाद लोन तर्जमान आला ज़्यादा वक्त उन्होंने कैंपेन में लगाया। मुझे लगता है कि हालात के
मारे हैं, मुश्किलात के मारे हैं, लेकिन वोटरान तक जाने के लिए आपका दिल मुतमईन होना चाहिए कि आप क्या लेकर जा रहे हैं, आपके पास क्या था वोटरान को देने के लिए। आज भी लोग सवाल कर रहे हैं कि मरहूम शेख साहब ने जब एक्सेशन करवाया था उसके बाद वो भी उसका एक अहम हिस्सा था। तो हमारे पास पार्लियामेंट ने एक बिल लाया, पास किया, मामला ख़त्म हुआ। उसके बाद पार्लियामेंट मेंबरान ने अपना रोल नहीं निभाया। मैंने कई लीडरान से सवाल पूछा इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा देकर हम 400 वाली सबकत के आसपास भी नहीं आते। मुझे लगता है इनके पास भी बेचने को कुछ नहीं था। अवाम ने अब भी उनका साथ दिया, बीजेपी का भी, अपनी पार्टी का भी, नेशनल का भी, पीडीपी का भी, ANC का भी, PC का भी। लेकिन मुझे लगता है अवाम को क्या मिलना है, अभी भी सरकारों से शायद ये सवाल ये है। सवाल ये। बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल। मेरे साथी सईद तजम्मुल ज़मीन पे थे, ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो पॉलिटिशियन से मिल रहे थे, और जिस तरह उन्होंने कहा कि अब की बार बड़ी जमातों को बेचने के लिए सौदा नहीं था। वाकई में क्या सौदा नहीं था, ये सवाल बना रहेगा, क्योंकि जिस तरह हमने देखा हमारे स्टार कैंपेनर्स जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो अब की बार खामोश रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पॉलिटिकल क्वारंटीन ने लिया, कुछ ने कहा कि उनको प्रेशर क्वारंटीन में जाना पड़ा। ये क्या था, ये तो वक्त फैसला करेगा, लेकिन ज़मीनी हकायक और हालात बदले नहीं जा सकते। ज़मीनी हकायक में कहा जाता है, इल्ज़ाम लगते हैं, और इन्हीं इल्जामात के घेरे में पॉलिटिशियंस आ ही जाएंगे। फिलहाल आपको बताते चले, आज 4th फेज के इंतखाबात, और 4th फेज के इंतखाबात में हमने नॉर्थ से लेकर साउथ कश्मीर तक परसेंटेज वोटिंग की भी देखी, कुछ पोलिंग बूथ खाली भी देखे, और हमने ये भी देखा कि 1-2 वाक़ात को छोड़ के ओवरऑल पोलिंग जो है या हालात जो है बहुत ही कंडक्टिव रहे। सरकारी सतह पे भी अच्छे खासे इंतजामात किए गए थे। चलिए, ये हालात वाक़ात और इंतखाबात का मामला, लेकिन इन इंतखाबात के साथ बहुत से मसाइल हैं। इंतखाबात में लोगों ने वोट दिया, उनके मसाइल को हल करने के लिए वोट देंगे, मसाइल को हल करने के लिए वोट दे रहे हैं। उनकी परेशानियों का मसला जो है वो हल हो जाए, और परेशानियों में यहाँ कश्मीरी हर तरह से घिरे हुए हैं। कई तरह की परेशानियाँ हैं, बिजली की परेशानी, और बिजली के हवाले से आपको नाज़रीन बताते चलें, शिवपुरा का इलाका आपको बड़ा हाई प्रोफाइल इलाका लगता है, लेकिन हमें वहाँ से फोन किया जाता है, एक मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर इलाके के हमें फोन करके बताते हैं कि श्रीनगर के सनवार के शिवपुरा के इलाके में भी बिजली से लोग परेशान हैं, और वहां पे मीटर होने के बावजूद भी बिजली फराहम नहीं की जा रही है। 2 साल से लगातार वो इलाके में ट्रांसफार्मर की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन शिवपुरा जैसे हाई प्रोफाइल इलाके जैसे जहां सिक्योरिटी का ग्रिड रहता है, वहां पे भी बिजली के लिए लोग परेशान हैं। ये शिवपुरा की बात, लेकिन परेशानी खवातीन को भी है। खवातीन की बड़ी तादाद इन इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सामने आई है। कुछ पढ़ी लिखी खवातीन, बड़ी अच्छी खासी पढ़ी लिखी खवातीन भी इस मैदान में हैं, कुछ वो भी हैं जिन्हें उठाया भी गया है, लेकिन खवातीन एक वो भी हैं जो अपना घर बार छोड़ के कश्मीर आई हैं, रिश्ते अज़वाज में बंध के आई हैं। पाकिस्तान के कश्मीर से वो रिश्ते अज़वाज से बंध के कश्मीर आई है, लेकिन यहाँ पे उनकी परेशानी है। वो पिछले काफ़ी वक्त से मुजाहरा करती रहती हैं, सरकार तक बात पहुँचाना चाहती हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने की बात की जाती है। वो मोहब्बत के रिश्ते में आई हैं, वो दोस्ती के रिश्ते में आई हैं, वो प्यार के रिश्ते में आई हैं, लेकिन प्यार के रिश्ते के बाद उन्हें यहाँ पे किस तरह से जहनी बीमार किया जा चुका है, जहनी बीमार किया जा रहा है, उसकी मिसालें कई जगहों पे दी जाती हैं। और बांडीपोरा में एक खातून के वाक़े के साथ साथ वादी कश्मीर के कई दूसरे इलाकों से भी उन खवातीन ने जो पाकिस्तानी कश्मीर की रहने वाली हैं, यहाँ आई थी, यहाँ उनने शादियाँ की, यहाँ रिश्ते अज़वाज में बंधे, यहाँ उनके बच्चे हुए, लेकिन आज भी बच्चे होने के बावजूद भी उन्हें वो हक नहीं मिला है जिसकी वो हकदार हैं। और यही मामला लेके वो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहिरा भी कर रही थी। गवर्नमेंट हमें एक तरफ कहती है कि आप यहाँ के नेशनल नहीं हो, आपके पास सिटीजनशिप नहीं है, आप यहाँ इलीगली हो, और दूसरी तरफ हमारी ही लड़कियों को DDC इलेक्शन में सरपंच पंच सबके इलेक्शनों में खड़ा किया, और मतलब वो जीती हैं। वो मतलब आज उनका सोमिया सरफ जो हमारे वहाँ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से जो है वो खड़ी हुई है DDC इलेक्शन में, तो वो किस बेस पे खड़ी हुई है? हम गवर्नमेंट को यही पूछ रहे हैं कि ये दोगली पॉलिसी क्यों खेली जा रही है हमारे साथ? अगर उनको नेशनलिटी है तो हमें क्यों नहीं है? वो भी हमारी ही कश्ती की मतलब एक मुसाफिर है, हम जिस कश्ती में सवार हैं वो भी उसी कश्ती में हैं।
तो आप हमें ये बताएं कि हम किस चीज़ की सज़ा काट रहे हैं, और हमने तो जो काटी सो काटी, हमारे बच्चे किस चीज़ की सज़ा काट रहे हैं। तो क्या डिमांड रहेगी आपकी? हमारी डिमांड यही है कि या हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए जाए, अगर हमें ये एक्सेप्ट नहीं करती गवर्नमेंट तो हमें पुशबैक किया जाए, डिपोर्ट किया जाए हमें। ये रिश्ते अजवाज में बंद के आई हैं। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नारेबाजी कर रही थी, अपनी नारेबाजी नहीं कहेंगे हम इसे, बल्कि अपनी अपील रियासत के एलजी और नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म हिंद तक पहुंचाना चाहती थी, और उन्हें बताना चाहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो अलग बात है, लेकिन ख़वातीन के लिए सरकार के पास बहुत से मामले और मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। और मामले और मसाइल में वादी लुलाब का हयातपुरा का गाँव बिजली की परेशानी से जूझ रहा है। हयातपुरा के लोगों का कहना है कि बिजली का बिल भी उनका कुछ निराला ही आता है, वो उस बिजली का बिल जो कभी वो जलाते ही नहीं है, उनके पास बिजली आती नहीं है, और वहाँ के लोग यही बता रहे हैं कि उनकी बिजली ना आने के बावजूद भी एक्स्ट्रा बिल्स आते हैं, और एक्स्ट्रा बिल्स के साथ साथ उनके इलाके में बिजली आती नहीं है। हयातपुरा लुलाब सोगाम और कोदिवर के बीच वाला गाँव जहां बिजली नहीं है लेकिन बिजली का बिल आता है। कड़ा 27,000 रुपये बकाया दपा ये बकाया, अगर मगर कम से कम 2 किलोमीटर पे ट्रांसफार्मर 1963 तार तुम वो तो बह वन पोज कि वन अपुज तुम यू तथन तुम वो महल बोन महल रोजान तथ वन महल हंगार महल कम से कम तथ हजरत आज गई तम 45 चूलन ट्रांसफार्म लोन तम कपर तुरहड़ पे नुम पावर तुम वुशा नुम पावर आज वोत मे यूट टाइम एहद खतर ग पत कुन दफ्तर मज मगर दपा तमिन मा कुन जाए बिचार चूंग नजर 45 चूल 1 चूल 10 चूल तम गोस तार भी ट्रांसफार्म तक वातन बिल तो चेक करो वो बिल ये तुम हावो तुम बे वो तुम तार गई 108 रुपये BPL सह ना सह रुसुक वाले दिवान सह 108 BPL सिर्फ 65 रुपये वातान। चलिए, ये हयातपुरा लुलाब के लोग जो बिजली की परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको बताएं, आप दिख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ, मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।